हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, दिनांक 5/2/2023 को मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट संख्या 13 आपका करवाया गया था व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको 2 क्लासेज में देने वाला हूँ। तो पहला पार्ट आज, जिसमें हम केवल उत्तराखंड के प्रश्नों को गहनता से देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा, यानी कि कल या फिर आज शाम को मैं देने का प्रयास करूँगा, तो उसमें हम देखेंगे जीएस और हिंदी से रिलेटेड पार्ट में, ठीक है। तो देखो, शुरू करते हैं उत्तराखंड। इससे पहले देखो, ये प्रैक्टिस सेट जो मेरे द्वारा बनाया गया था, ये थोड़ा अन्य प्रैक्टिस सेट की अपेक्षा थोड़ा इसका लेवल ऊपर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ऊपर लेवल का था, थोड़ा टफ था, ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन हल्का सा कुछ इसमें मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन मेरे द्वारा डाले गए थे, ठीक है। देखो, प्रश्न आसान थे, लेकिन बस थोड़ा सा उनकी भाषा परिवर्तित थी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे बिल्कुल भी, और कई सारे बच्चों के मैसेज भी आए, सर पेपर थोड़ा टफ था। तो देखो, कभी कभी इस तरह के प्रश्न पत्र करना भी जरूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन, जो हमारे स्कोर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। हमेशा आसान चीज़ें तो आती ही आती है, लेकिन जो देखो 70 और 30 का रेशियो होता है, लगभग 70 क्वेश्चन आसान आते हैं, 30 क्वेश्चन थोड़ा टफ आते हैं। तो टफ क्वेश्चनों के लिए भी जरूरी है थोड़ा हम उसकी भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके अलावा देखो, आप लोग तैयार रहिएगा, 9 तारीख को परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट, पूरा परीक्षा वाणी केवल प्रैक्टिस सेट से रिवीजन होने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में जाऊंगा उसमें, बहुत अच्छा प्रश्न में, मतलब डायरेक्ट प्रश्न नहीं होगा उसमें बिल्कुल भी, ठीक है। इस तरह से आपको कथन और निष्कर्ष, इस तरह के क्वेश्चन भी उसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कथन या फिर कौन सा कथन सही है, कथन 1 सही है, कथन 1 और 2 सही है, मतलब इस तरह से परीक्षा वाणी का प्रैक्टिस सेट थोड़ा डीप बनेगा, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले मैं इसके लिए वीडियो दिया था आप लोगों को कम से कम 20 दिन पहले, परीक्षा वाणी चैलेंज करके, ठीक है। तो जिसने देखा होगा वो पढ़ रहा होगा, जिसने नहीं देखा तो वो आप लोग अभी 2-3 दिन हैं, जितना रिवीजन कर सकते हो कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, शुरू करते हैं उत्तराखंड का जो भाग है इसमें। देखो, प्रश्न संख्या 61 है, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है, ठीक है। पूर्वी धौलीगंगा कहाँ बहती है? पूर्वी धौलीगंगा यानी कि पूर्व में है। 2 ही धौलीगंगा है ना, एक पश्चिमी धौलीगंगा और एक पूर्वी धौलीगंगा। पश्चिमी धौलीगंगा किसकी? अलकनंदा की। और पूर्वी धौलीगंगा किसकी है? काली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। काली नदी की प्रमुख सहायक नदियों में देखो, काली नदी आप यदि देखते हैं, काली नदी निकली यहाँ से, ठीक है, काला पानी से निकली। सबसे पहले कुठिया आंगटी आते, फिर पूर्वी धौलीगंगा जो कि खेला के पास, ठीक है। फिर जौलजीबी नदी आती है, ठीक है, जौलजीबी में सॉरी गौरी गंगा आती है, यहाँ पर आती है देखो सरयू नदी, और लास्ट में आती है लधिया नदी, ठीक है। तो देखो 5 नदियाँ काली में मिलती हैं। सबसे पहले कुठिया आंगटी, पूर्वी धौलीगंगा, ठीक है। फिर कौन सी आती है? जौलजीबी में गौरी गंगा, ठीक है। और फिर कौन सी आती है? सरयू नदी आती है, ठीक है। और लास्ट में कौन सी आती है? सरयू नदी पंचेश्वर में, लास्ट में चूका नामक स्थान पर लधिया नदी, ठीक है। तो 5 नदियां इसकी सहायक हैं, जिनमें 2 नदियां सीधा पूर्व की ओर बह रही हैं, ठीक है। पश्चिम से पूर्व 2 नदियां बह रही हैं, जिसमें सरयू और साथ में लधिया नदी, ठीक है। बाकी देखो, ये 5 नदियां, इसमें ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? पूर्वी धौलीगंगा है सहायक नदी काली नदी की, ठीक है। सरयू किसकी सहायक है? काली की। गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, भागीरथी, इन दोनों का परिणाम है, ठीक है। गंगा नदी, इन दोनों के मिलन का परिणाम क्या है? गंगा नदी। देवप्रयाग से आगे को गंगा के नाम से जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि काले की आप लेंथ, लंबाई की बात करते हैं, 252 किलोमीटर, ठीक है। सरयू की कितनी है? 146 किलोमीटर। यदि गंगा की देखते हैं तो 96 किलोमीटर, ठीक है। और अलकनंदा की कितनी है? 195 किलोमीटर। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपन से निकलते हुए इसमें पंच प्रयागों का निर्माण इसी नदी से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि जो 5वां प्रयाग है, 5वां और अंतिम प्रयाग देव प्रयाग, वहाँ पर गंगा ये बन जाती है, लेकिन ठीक है, अलकनंदा भी गंगा की सहायक है, तो पंचप्रयाग अलकनंदा से ही संबंध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें देखो, सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग, यहाँ पर पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है। फिर आता है देखो नंद प्रयाग, यहाँ पर नंदाकिनी मिलती है। फिर आता है कर्ण प्रयाग, यहाँ पर पिंडर मिलते हैं, ठीक है। फिर आता है देखो रुद्र प्रयाग, यहाँ पर मंदाकिनी मिलती है, ठीक है। यदि आप गंगा की चर्चा करते हैं तो गंगा नदी देखो देवप्रयाग से आगे बढ़ी, इसकी नयार इसकी पहली सहायक नदी, ठीक है। नयार के पास इसमें नयार आती है, ठीक है। फिर चंद्रभागा नदी आती है ऋषिकेश में। फिर सोंग और रतमऊ और सोलानी नदियाँ आती हैं, जो कि हरिद्वार में आती हैं, ठीक है। तो गंगा की आगे को बढ़ते हुए यहाँ पर 5 सहायक नदियाँ। और सरयू की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सरयू की प्रमुख सहायक नदी है गोमती, ठीक है, गोमती इसकी प्रमुख सहायक नदी है। आगे फिर इसमें पनार नदी मिलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पनार के पश्चात आगे बढ़ते हुए इसमें कौन सी नदी मिलती है? एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी? पूर्वी रामगंगा, ठीक है, पूर्वी रामगंगा। ये नदी भी किसकी सहायक नदी है? सरयू की सहायक नदी, जो कि कहाँ पर मिलती है? रामेश्वर तीर्थ में, ठीक है। रामेश्वर तीर्थ में पूर्वी रामगंगा सरयू से मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा देखो पूरा नदी तंत्र, इसमें रिवीजन हो गया। अगला देखो प्रश्न संख्या 62 है, 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। अब सबसे कम जनसंख्या हमसे पूछी गई है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? रुद्रप्रयाग की, ठीक है। रुद्रप्रयाग सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। यदि सर्वाधिक होता, सर्वाधिक कौन है? हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। सबसे कम कौन है? रुद्रप्रयाग। ध्यान रखिएगा, सबसे कम ये जनसंख्या के मामले में, ठीक है। यदि क्षेत्रफल में देखा जाए सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? चंपावत, ठीक है, छोटा क्षेत्रफल में। बड़ा कौन है? चमोली, ठीक है, चमोली सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन है? चंपावत है, ठीक है। यदि देखो ग्रामीण जनसंख्या में देखें, ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक जो प्रतिशत है कहाँ है? बागेश्वर में, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 96 समथिंग प्रतिशत, ठीक है। लगभग 97% मान लो बागेश्वर में क्या है? ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। और सर्वाधिक सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है प्रतिशत में? देहरादून में, ठीक है। और उत्तरकाशी की यदि चर्चा करें, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी, ठीक है। सबसे कम महिला साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी की। और सबसे कम जो जनघनत्व है वो भी उत्तरकाशी का, ठीक है। जनघनत्व में भी सबसे कम, जनघनत्व में भी सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम उत्तरकाशी और सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी। तो चारों जिलों के संबंध में जो जो फैक्ट हो सकते हैं हमारे कवर हो गए, ठीक है। अब देखो राज्य में मौड़ मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो राज्य में मौड़ मेले का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, ऑप्शन बी है देहरादून, ठीक है। ऑप्शन सी है देखो चमोली और ऑप्शन डी है अल्मोड़ा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये सही है, क्योंकि मौड़ मेला कहाँ लगता है? जौनसार में, ठीक है। जौनसार में लगता है। मछमौड़, जतरियो मौड़ आपने सुना होगा, ठीक है। नदियों पर, छोटी छोटी नदियों पर, ठीक है, मछली पकड़ने की एक परंपरा है, मौड़ मेला उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो मौड़ मेला कहाँ लगता है? जतरियो मौड़ और मछमौड़, ठीक है। कहाँ? जौनसार क्षेत्र में। तो देहरादून के अंतर्गत ही जौनसार क्षेत्र आता है, तो इसलिए कौन सा जिला हो जाएगा इसमें? सही आंसर देहरादून हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो राज्य में चौफुला है। ऑप्शन ए है एक त्योहार, ऑप्शन बी है एक तहसील, ऑप्शन सी है एक पवित्र स्थल और ऑप्शन डी है एक नृत्य, ठीक है। तो इनमें सही आंसर कौन सा है? एक नृत्य, ठीक है। तो चौफुला क्या है? राज्य में एक नृत्य है। अगला देखो राज्य में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है, ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य स्थित है। तो इन दोनों के मध्य कौन सा स्थित है? लघु हिमालय, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लघु हिमालय इनके मध्य स्थित है। तो मैंने जो अभी सीरीज में करवा रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा उसमें द 5 मिनट शो वाली सीरीज में, ठीक है। किसी एक क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था, किसी 5 मिनट में किसी में एक प्रश्न मेरे द्वारा ये आपको समझाया गया था, ठीक है। तो आप लोगों ने वहाँ से उसको देखा होगा, तो जिसने देखा होगा उसने कर लिया होगा, ठीक है। जिसने नहीं देखा होगा, देखो मेन सीमांत भ्रंश, ठीक है, किस किस के मध्य होता है, ठीक है। देखो महान हिमालय और लघु हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय, इनके मध्य कौन सा होता है? मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश, ठीक है। मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश ये वाला होता है। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य कौन सा होता है? मुख्य सीमांत भ्रंश, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसको आगे पेपरों में पूछा जाएगा, कई बार पहले पूछा भी गया, ठीक है। अगला देखो प्रश्न संख्या 66 है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। तो इनमें उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? देखो चौफुला है, झुमेला है, छोलिया है, कौन सा नहीं है? गिद्धा, ठीक है। गिद्धा नृत्य उत्तराखंड का नृत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो गिद्धा कहाँ का नृत्य है ये जानना भी जरूरी है, क्यों, ठीक है। तो गिद्धा कहाँ का नृत्य हो जाएगा? ये है देखो पंजाब का, ठीक है, पंजाब। गिद्धा कहाँ का नृत्य है? पंजाब का नृत्य, ध्यान रखिएगा। अगला देखो प्रश्न संख्या 67 है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर्स है उत्तराखंड के लिहाज से, उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिहाज से, ठीक है। कहाँ पर स्थापना की गई? देखो हरसिल, हरसिल में इसकी स्थापना की गई। अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र क्या है ये? अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र यह है देखो 8 जड़ी बूटियां जो कि लुप्त होने वाले हैं, ठीक है, लुप्त होने के कगार पर हैं, जो जिनको संरक्षित किया जाना आवश्यक है, उनके संरक्षण के लिए, ठीक है, वन अनुसंधान शाखा नैनीताल द्वारा जायका के साथ मिलकर एक केंद्र की स्थापना की गई है, जो है अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र, ठीक है। हरसिल में इसकी स्थापना की गई है। तो यहाँ पर 8 जड़ी बूटियों का संरक्षण किया जाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देश का पहला है तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इसको आप लोग देखो, यदि आप लोग करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, दिसंबर का करंट अफेयर्स, ठीक है, मेरे द्वारा दिया गया है दिसंबर करंट अफेयर्स, तो वहां पर आप लोगों को ये मिल जाएगा दिसंबर के करंट अफेयर्स में। इस तरह के क्वेश्चन मेरे द्वारा वहां पर करवाए गए हैं। देखो अगला प्रश्न है, किस चंदवंशी शासक को लकुली बिराली कहा जाता है, ठीक है, मतलब लकुली बिराली भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? ये है देखो लक्ष्मीचंद, ठीक है। रूपचंद के पश्चात लक्ष्मीचंद
आया था इसका, देखो इसका जिक्र किस में मिलता है, बाबरनामा में इसका जिक्र भी मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लक्ष्मी चंद को क्या कहा गया है, बाबरनामा नहीं, जहांगीरनामा में, ठीक है, जहांगीरनामा में इसका उल्लेख भी मिलता है। और इसको क्या कहा गया है, लकुली बिराली। क्यों, क्योंकि देखो इसने गढ़वाल पर तो आक्रमण किए थे, कई सारे आक्रमण किए यहाँ पर गढ़वाल पर, 7-8 आक्रमण किए, ठीक है, 7 हारा, फिर 8वें में जीता, आंशिक विजय इसको मिली थी। लेकिन जो मुगल थे, मुगलों के प्रति इसने मतलब मुगलों के प्रति कोई भी अभियान कुछ नहीं किया, उनसे डरकर ये भीगी बिल्ली बनकर रहता, ठीक है, इसलिए इसको लकुली बिराली कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो रुद्रचंद जो कि इसी का पिता था, ठीक है, रुद्रचंद काफ़ी महत्वपूर्ण शासक रहा है और अकबर का समकालीन रहा है, ठीक है। देखो कल्याण चंद इसी के द्वारा जो डोटी, बालो कल्याण चंद, ठीक है, बालो कल्याण चंद इसके द्वारा ही आलमनगर की स्थापना की गई थी, ठीक है। और साथ ही जो राजधानी परिवर्तन, साथ ही देखो भीष्मचंद खगमरा किला से संबंधित है, कल्याण चंद से लाल मंडी, ठीक है, मल्ला महल रुद्रचंद से, ध्यान रखिएगा। अगला देखो निम्नलिखित में से सभासार किसकी रचना है, तो सभासार किसकी रचना है, ये देखो सूरत कवि की, सभासार सूरत कवि की रचना है, ठीक है। सूरत कवि मतलब सुदर्शन शाह, ठीक है, सुदर्शन शाह स्वयं एक रचनाकार था, उसके द्वारा ही सभासार की रचना की गई है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचे स्थान पर अवस्थित है, ठीक है, या फिर ऊंचे स्थान पर स्थित है। तो कौन सा मंदिर इन मंदिरों में जो उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचे स्थान पर स्थित, देखो कि तुंगनाथ, ठीक है, तुंगनाथ जो कि 3680 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, 3680 मीटर की हाइट पर है। केदारनाथ, 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचा धाम कौन सा है, केदारनाथ, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचा धाम कितना है, लगभग 3583 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 3680 मीटर की हाइट पर तुंगनाथ उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर शिव मंदिर, ठीक है, जो कि 3680 मीटर की हाइट पर, और किस जिले में पड़ता है ये, रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा देखो केदारनाथ भी कहाँ पड़ता है, रुद्रप्रयाग में पड़ता है। बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है, ये चमोली, और जो रुद्रनाथ है, रुद्रनाथ भी कहाँ पड़ता है, चमोली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बद्रीनाथ रुद्रनाथ दोनों चमोली में, केदारनाथ तुंगनाथ दोनों रुद्रप्रयाग में। यदि देखो पंच केदार की बात करें तो केदारनाथ, तुंगनाथ और मद महेश्वर, ठीक है, मद महेश्वर, ये तीनों कहाँ पड़ते हैं, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। रुद्रनाथ और प्लस कल्पेश्वर, रुद्रनाथ प्लस कल्पेश्वर ये कहाँ पड़ते हैं, दोनों चमोली, ठीक है, दोनों चमोली में पड़ते हैं, रुद्रनाथ प्लस कल्पेश्वर। केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर कहाँ पड़ते हैं, रुद्रप्रयाग में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है, लेकिन बस इसका थोड़ा लैंग्वेज मैंने बदल दिया था, ठीक है। देखो गोरखाओं द्वारा सर्वप्रथम उत्तराखंड के किस भाग को अपने अधीन बनाया, ठीक है, पश्चिमी दक्षिण भाग, पश्चिमी मध्य भाग, पूर्व मध्य भाग या फिर उत्तरी भाग, ठीक है। यदि आप इसमें देखो कुमाऊं में देखते हैं तो अल्मोड़ा आपको मिलता है यहाँ पर, ठीक है, अल्मोड़ा मिलता है, और यहाँ है देखो श्रीनगर, ये श्रीनगर वाला एरिया है, ठीक है, और ये है अल्मोड़ा। तो गोरखा सबसे पहले कहाँ आए, अल्मोड़ा में आए, ठीक है, मतलब अल्मोड़ा जो राजधानी थी इसको कब्जा बनाया, तभी तो चंद वंश में उनका कब्जा हुआ ना। तो यदि अल्मोड़ा में आए देखो तो अल्मोड़ा का ये कौन सा कहाँ पर आ रहा है, देखो एक तो पूर्वी ओर में लगभग पूर्व मध्य भाग में ही आ रहा है, ठीक है। यदि यहाँ होता है तो दक्षिण मध्य भाग में होता है, क्योंकि श्रीनगर लगभग यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, पश्चिम मध्य भाग भी हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गढ़वाल में बाद में आए, लेकिन सबसे पहले कहाँ आए, कुमाऊं के एरिया में आए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुमाऊं में किस भाग में आए थे, पूर्व मध्य भाग में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्व मध्य भाग, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राज्य में सबसे पूर्व में स्थापित जिला मुख्यालय कौन सा है, ठीक है, सबसे पूर्व में स्थापित जिला मुख्यालय कौन सा है, पिथौरागढ़, ठीक है, सबसे पूर्वी जिला भी है। यदि जिला मुख्यालय देखते हैं आप तो वो भी सबसे पूर्व में स्थित है, ठीक है। अगला देखो, गोरखों के आक्रमण के समय गढ़वाल नरेश कौन था, तो गोरखों के आक्रमण के समय गढ़वाल नरेश कौन था, प्रद्युम्न शाह, ठीक है, प्रद्युम्न शाह गढ़वाल का नरेश था। उसी को खुड़बुड़ा युद्ध में हराया था, ठीक है, उसको खुड़बुड़ा युद्ध में मारा गया था, और उसके पश्चात ही गढ़वाल पर गोरखाओं का अधिकार हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रद्युम्न शाह जो कि गोरखों के आक्रमण के समय गढ़वाल का नरेश था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कुमाऊं से प्राप्त पुरातात्विक स्थलों में शामिल नहीं है, ठीक है। देखो लखुडियार है, लखु गुफा कहाँ है, अल्मोड़ा में पड़ती है, सुयाल नदी के तट पर, ठीक है, अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है, ठीक है, सुयाल नदी के तट पर है। किसके द्वारा खोज की गई थी, MP जोशी के द्वारा, ठीक है, MP जोशी द्वारा। कब की गई थी, 1968 में, ठीक है, 1968 में इसकी खोज की गई थी, MP जोशी के द्वारा की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, इसके अलावा जो इसमें और महत्वपूर्ण है, ठीक है, सुयाल नदी के तट पर है, साथ ही नागफनी के आकार का है, ठीक है, नागफनी के आकार की गुफा है, के आकार की है, और उत्तराखंड की पहली
प्रागैतिहासिक खोज है, ठीक है। उत्तराखंड की पहली प्रागैतिहासिक खोज भी कौन सी है? लखू उडियार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो यदि आप अन्य इसमें देखते हैं, दूसरा ऑप्शन इसमें नौला जेलंग, ठीक है, नौला जेलंग इसमें दूसरा ऑप्शन है। नौला जेलंग और नैनी पातल, ठीक है, यहाँ से कुछ ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई, ठीक है। या फिर इसमें एक और आता है बनकोट, ठीक है, बनकोट, ठीक है, बनकोट भी आता है इसमें। नैला जेलंग है, नैनी पातल है, बनकोट है, रामगंगा घाटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से भी प्रागैतिहासिक चीज, प्रागैतिहासिक वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, किस जिले में माघ मेले का आयोजन होता है, ठीक है। माघ मेला जो कि वर्तमान में आजकल ही आयोजित होता है, ठीक है, माघ के महीने में आयोजित होता है। कहाँ? उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में माघ के महीने में मकर संक्रांति से ये शुरू होता है माघ मेला, ठीक है। किस जिले में लगता है? उत्तरकाशी में लगता है। और इसको स्थानीय नाम क्या बोला जाता है? इसको बाड़ाहाट का थौलू, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बाड़ाहाट, बाड़ाहाट का थौल इसको कहा जाता है, ठीक है, बाड़ाहाट का थौल। तो क्वेश्चन बनेगा बाड़ाहाट का थौल किसका अन्य नाम है, ठीक है, किसका है? माघ मेले का। या फिर क्वेश्चन बनेगा बाड़ाहाट का थौल किस माह में आयोजित होता है? माघ के माह में, ठीक है, माघ मेला ही बाड़ाहाट का थौल है, ठीक है। इसके अलावा देखो, यदि आप माघ महीने में अन्य जो मेला लगता है उसकी चर्चा करते हैं, एक लगता है उत्तरायणी मेला, ठीक है, उत्तरायणी मेला, जो कि कहाँ पर लगता है उत्तरायणी मेला? बागेश्वर में, ठीक है, बागेश्वर में, ठीक है, उत्तरायणी कौथिग बागेश्वर में लगता है, सरयू और गोमती के तट पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ गाने भी जैसे कुमाऊनी गाने हैं, तो आप लोगों को इनके माध्यम से भी थोड़ा संस्कृति का पता चलता है, ठीक है। तो ऐसे गाने कभी कभी सुनने चाहिए, गढ़वाल से संबंधित, कुमाऊं से संबंधित, जहाँ से आपकी सांस्कृतिक चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है। कुछ कई सारे गाने ऐसे होते हैं जो आभूषणों पर आधारित होते हैं, ठीक है, कई सारे गाने ऐसे होते हैं जो स्थानीय पर्वों पर, संस्कृतियों पर आधारित होते हैं, वो, ठीक है, ये आपको सुनने चाहिए। कई सारे ऐसे होते हैं जो मेलों पर आधारित होते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आपको गाने के एक तो मनोरंजन हो जाता है, साथ ही साथ आपको चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। गढ़वाल के भी कई सारे ऐसे गाने हैं जो गढ़वाल के पुराने गढ़ों के बारे में, ठीक है, इस तरह की जानकारी देते हैं। ऐसे कुमाऊं मतलब संस्कृति की जानकारी आपको हो जाती है, ठीक है, इतिहास से लेकर संस्कृति वर्तमान तक सारी चीज़ें आपको उसमें कवर हो जाती हैं। अगला देखो, राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धन जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? देखो, अल्मोड़ा, ठीक है, लगभग 27% जनसंख्या यहाँ पर बहुआयामी जनसंख्या, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक बहुआयामी निर्धन जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अल्मोड़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित उद्यानों का पूर्व से पश्चिम की ओर उचित क्रम क्या है, ठीक है। ये थोड़ा टफ हो जाता है यदि आपको क्रम पता ना हो, यदि आपने मैप अच्छे से ना देखा हो, तो फिर ये थोड़ा हमारे लिए क्या होता है? टफ हो जाता है, ठीक है। देखो, मैप बना के हम इसको अच्छे से समझेंगे किस तरह से होगा, ठीक है। सबसे पहले हम एक मैप यहाँ पर हल्का सा और बना लेते हैं। देखो, इस तरह से आप मैप ले लो, हल्का सा आयताकार है उत्तराखंड का आकार, तो ठीक है, तो इसमें ही हम चर्चा करते हैं, ठीक है, आयताकार में ही हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है, देखो, रामगंगा। रामगंगा कहाँ पर आएगा? आपको पौड़ी और नैनीताल के एरिया में, ठीक है, ये है रामगंगा वाला एरिया, ठीक है, रामगंगा ये आ जाएगा। फूलों की घाटी यदि आप देखते हैं तो सबसे पहले देखो नंदा देवी, जो कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी विस्तारित है, ठीक है, हालांकि चमोली में ही आता है लेकिन लगभग छूता है, तो इसका मतलब सबसे पहले नंदा देवी आएगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर आ जाएगा फूलों की घाटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फूलों की घाटी जो कि लगभग चमोली लास्ट में आता है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर रामगंगा वाला आ रहा है, ठीक है, चमोली। उसके अलावा देखो फिर कौन सा है यहाँ पर? गंगोत्री और गोविंद, ठीक है, गंगोत्री आ जाता है यहाँ पर, ये पूरा एरिया गंगोत्री का, और लास्ट में आता है गोविंद, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है इनका पूर्व से पश्चिम की ओर उचित क्रम क्या है, ठीक है। तो इसमें उचित क्रम क्या है? देखो, सबसे पहले इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा? नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी, फूलों की घाटी, फिर आता है रामगंगा, फिर आता है कौन सा? गंगोत्री, और लास्ट में वो आ जाएगा गोविंद, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5, 2, 1, 4 और 3, ठीक है, 5, 2, 1, 4, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, 5वें नंबर पर कौन है? नंदा देवी सबसे पहले, फिर फूलों की घाटी, फिर रामगंगा, फिर गंगोत्री और फिर गोविंद, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन बनेगा ये कि उत्तराखंड का सबसे पश्चिम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पूर्व में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? रामगंगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे आपके अभी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो ये देखो प्राचीन नाम के हिसाब से था, ठीक है, वीरभद्र ऋषिकेश का। ये ऋषिकेश को देखो योग नगरी भी कहा जाता है, योग की राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है, योग नगरी है, योग की राजधानी है। इसके अलावा देखो
कुब्जाम्बरक भी ऋषिकेश को ही कहा जाता है, ठीक है। और वीरभद्र भी कहाँ पर है, ऋषिकेश को ही कहा जाता है। इसके अलावा देखो काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है, गोपीषाण, बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। कोटद्वार का मोरध्वज, ये भी सही है, ठीक है। इसके अलावा इसको कूटदरा भी कहा जाता है, ठीक है। देखो गंगाद्वार किसका है, हरिद्वार का, गंगाद्वार किसका है, हरिद्वार का, ठीक है। तो गंगाद्वार हरिद्वार को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माया नगरी भी हरिद्वार का है, गंगाद्वार भी हरिद्वार का, ठीक है। शिव नगरी, शिव की राजधानी, सब क्या है, हरिद्वार के ही प्राचीन नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो प्रश्न संख्या 79 है, चंद वंश के किस शासक द्वारा सर्वप्रथम आलमनगर को अपनी राजधानी बनाया गया। तो किसके द्वारा बनाया गया था, बालो कल्याण चंद के द्वारा, ठीक है। बालो कल्याण चंद जो कि भीष्मचंद का पुत्र था, इसके द्वारा, ठीक है, आलमनगर को अपनी राजधानी बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसी के द्वारा यहाँ पर लाल मंडी किला, ठीक है, लाल मंडी किला किसके द्वारा स्थापित किया गया, बालो कल्याण चंद के द्वारा, ठीक है, लाल मंडी किला। यदि आप चर्चा करें, देखो खगमरा किला किसने बनाया था, खगमरा किला भीष्मचंद्र, ठीक है, खगमरा भीष्मचंद ने बनाया था अल्मोड़ा में, ठीक है। इसके अलावा मल्ला महल किसने बनाया था, मल्ला महल किसने बनाया था, रुद्रचंद ने, ठीक है, रुद्रचंद। बाणासुर का किला किसने बनाया था, बाणासुर ने। राजबुंगा का किला किसने बनाया था, सोमचंद ने, ठीक है। तो कुछ किले आपको जो ध्यान रखने। अगला देखो उत्तराखंड की वह पूरा प्रजाति जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता के समान सामाजिक दशाएं देखने को मिलती हैं। थोड़ा टफ क्वेश्चन था ये, लेकिन जिसने देखो जातियां पढ़ी होंगी, बहुत आसान क्वेश्चन उसके लिए रहा होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक, यदि आप घनश्याम जोशी जी की बुक में जातियां देखते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे से उनको बताया गया उनके बारे में, ठीक है। देखो इसमें है कोल, कोल क्या करते थे, सैंधवों के समान इनमें कुछ प्रथाएं, जैसे यदि आप धार्मिक चीज़ों में देखते हैं, ठीक है, ये भी पृथ्वी की पूजा करते थे, ठीक है, देवी पूजन यहाँ प्रचलित था, ठीक है, वृक्ष पूजा इत्यादि सारी चीज़ें ये करते थे। इसके अलावा, ठीक है, जैसे मृतक कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती तो उसको खुले में फेंकते थे, उसके पश्चात उसकी अस्थियों को एकत्रित करते थे, ठीक है। वृक्ष पूजन करते थे, देवी पूजन करते थे, ठीक है। प्रकृति के पुजारी थे, लिंग पूजा यहाँ पर प्रचलित थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें किसकी विशेषताएं हैं, कोलों की विशेषताएं, ठीक है, कोलों के समाज की। इसके अलावा इनके समाज में कौन सी प्रथा थी, कुमार कुमारी ग्रह, ठीक है, कुमार कुमारी ग्रह किसकी विशेषता थी, कोल समाज की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोलों में ही ये चलता था। कोलों को देखो पूरा साहित्यों में इनको क्या कहा गया, मुंड या सबर इनको कहा गया, ठीक है। और उत्तराखंड की सर्वाधिक पूरा प्रजाति माना जाता है कोलों को, ठीक है। लेकिन यदि आप जॉर्ज ग्रियर्सन का मत देखते तो उनके अनुसार यहाँ के जो उत्तराखंड के आदि निवासी हैं वो किरात हैं। अन्य सभी के मतों में कोलों को ही उत्तराखंड का आदि निवासी माना गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे रिहे प्रोजेक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखो यह स्थानीय युवाओं को नशा मुक्त करने के अभियान से संबंधित है। इसका उद्देश्य मौन पालन के माध्यम से हाथी मानव के संघर्ष को कम करना है। इसे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल जिले में शुरू किया गया है। तो ठीक है, इसका देखो कथन डी बिल्कुल सही है, बी और सी दोनों इसके विकल्प सही है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, मौन पालन के माध्यम से हाथी और मानव के मध्य जो संघर्ष है उसको कम करना। और दूसरा क्या, देखो इसे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा, बिल्कुल सही बात है इसको, ठीक है। नैनीताल जिले में जो रामनगर वाला एरिया आता है, ठीक है, जहाँ पर कारबेट वाला एरिया आता है, वहाँ पर इसको शुरू किया गया ताकि मौन पालन के माध्यम से, क्योंकि मधुमक्खी की जो आवाज़ होती है, ठीक है, उससे हाथी डरता है, ठीक है, उससे भागता है। तो मधुमक्खी पालन के माध्यम से हाथी और मानव के बीच संघर्ष को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रीहैब प्रोजेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स जो कि दिसंबर का था, ठीक है, उसके करंट अफेयर्स का ये हिस्सा है, तो आप लोग दिसंबर का करंट अफेयर्स जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगला देखो, किस वर्ष चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। 1964 में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये हैं देखो शेखर पाठक, ठीक है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया, शेखर पाठक के द्वारा। इन्हें 2022 में दिसंबर माह में, ठीक है, इन्हें कमला देवी चट्टोपाध्याय सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा किसकी है, डॉक्टर शेखर पाठक की। यदि इनकी अन्य रचनाओं में आप देखते हैं तो एक है एशिया की पीठ पर, ठीक है, और साथ ही द चिपको मूवमेंट, जिसके लिए इनको कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला देखो, दुर्लभ प्रजाति ऊन उड़न गिलहरी को हाल ही में उत्तराखंड के किस उद्यान में देखा गया। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ठीक है, हालांकि करंट का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डीप क्वेश्चन है। देखो ये जो प्रजाति है उड़न गिलहरी, ठीक है, इसको दुर्लभ प्रजाति घोषित किया गया, ठीक है।
पूर्व में ही कई पहले बहुत पहले 1986 में देखी गई थी, तो उसके पश्चात से इसको देखा नहीं गया था। तो हाल ही में इसको कहाँ पर देखा गया है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। ठीक है, 2390 इसका क्षेत्रफल है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसमें ही हाल ही में 5 दुर्लभ प्रजातियों को देखा गया। ठीक है, तो जनवरी का करंट अफेयर्स, जनवरी के महीने का ही करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मैं आपको जल्द ही जनवरी का करंट अफेयर्स उपलब्ध कराऊंगा, उसमें आप लोगों को सारी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, प्रश्न संख्या 85 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो कहां पर की गई? देखो, भीमताल के समीप। ठीक है, खुटानी आता है। ठीक है, भीमताल से 1-2 किलोमीटर आगे खुटानी पड़ता है, तो वहीं पर इसकी स्थापना की गई है। किसकी? लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा की गई है? ये की गई थी यशोधर मठपाल के द्वारा। ठीक है, यशोधर मठपाल के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखो, अगला है प्रश्न संख्या 86, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, NIT, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? देखो, किस जिले में इसकी स्थापना की गई है? नैनीताल जिले में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हरिद्वार में नहीं है, उधम सिंह नगर में भी नहीं है। कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में इसकी स्थापना की गई है। NIT की स्थापना श्रीनगर में की गई है। ठीक है, यदि आप IIT बोलते हैं तो हरिद्वार के रुड़की में आता है। यदि आप IIM बोलते हैं, ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान, तो वो कहाँ पर है? काशीपुर, उधम सिंह नगर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हिमालय का इतिहास किसके द्वारा रचित है? ठीक है, हिमालय का इतिहास किसके द्वारा रचित है? मदन चंद्र भट्ट के द्वारा। ठीक है, काफी आसान इसका आंसर था। देखो, निम्नांकित में उत्तराखंड का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा करता है? किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो कौन सा जिला है? नैनीताल, जो कि बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर के साथ, ठीक है, बिजनौर के साथ ही सीमा साझा करता है। कौन? नैनीताल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और बागेश्वर और साथ ही रुद्रप्रयाग, ये 4 जिले ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, मतलब अंतःस्थलीय क्षेत्र हैं, ना किसी जिले ना किसी राज्य को छूते हैं, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो केवल एक जिला है नैनीताल जो कि बिजनौर के साथ, उत्तर प्रदेश के बिजनौर के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला देखो, किस जनजाति के शब्दों में मुंडा बोली की अधिकता पाई जाती है? किसमें? राजी में। ठीक है, राजी जनजाति की जो बोली है उसमें मुंडा बोली की अधिकता पाई जाती है। जाड़ों की कौन सी है? रोमबा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जौनसारी में जो बाबरी लैंग्वेज है, ठीक है, ये, और ध्यान रखिएगा। ठीक है, जौनसार में बाबरी लैंग्वेज है, इसके अलावा जाड़ों में रोमबा है। ठीक है, जाड़ जो जनजाति है उसमें रोमबा, साथ ही जो राजी है, राजी में कौन सी पाई जाती है? मुंडा बोली। और राजी जनजाति कहाँ पाई जाती है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? राजी जनजाति। ठीक है, और जाड़ किसकी उप जनजाति है? जाड़ है भोटिया की उप जनजाति। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड का एक सर्वाधिक प्राचीन रेलवे स्टेशन है? तो कौन सा रेलवे स्टेशन है? काठगोदाम। कब बना था? 1884 में। ठीक है, देहरादून 1900 में बना था। हरिद्वार कब बना था? 1896। ठीक है, 1896, 1900 और 1884 में काठगोदाम बन गया था। ठीक है, तो ये रेलवे का इतिहास है उत्तराखंड में थोड़ा। अगला देखो, हाल ही में भूदसाव के कारण उत्तराखंड का कौन सा ऐतिहासिक स्थल सुर्खियों में रहा है? भूदसाव के कारण। ठीक है, बहुत, ये लगभग हर किसी बच्चे को पता होगा। ठीक है, जो तैयारी कर रहा है या जो नहीं भी कर रहा है ना, जो एक्टिव नहीं भी है, उसको भी ये पता होगा। तो जिसने ये गलत किया है तो आपको ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा पेपर पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो करंट अफेयर्स में आपको लिखाता हूँ उत्तराखंड का, सारा पेपर से कलेक्ट करके ही लिखाता हूँ। यदि आप लोग पेपर पढ़ते हैं तो आपका करंट अफेयर्स करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक है, आप पेपर पढ़िए, रोजाना पढ़िए, 1-2 पेपर लगभग पढ़िए रोजाना के, उससे आपकी देखो वर्तनी शुद्ध होती है। ठीक है, आपको लेखन शैली आप में विकसित होती है। कई सारे बच्चों के ना कुछ ऐसे सवाल रहते हैं, जैसे कुछ बच्चों, एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था, 1-2 बच्चों ने, सर स्कोर नहीं बढ़ रहा है लगातार, स्कोर मतलब बढ़ ही नहीं रहा। देखो, स्कोर ऐसे नहीं बढ़ता है। स्कोर आप प्रैक्टिस सेट दोगे, आप वन लाइनर पढ़ोगे, स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हम जब भी डायरेक्ट चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन कभी डायरेक्ट नहीं आता है। क्वेश्चन आपको हमेशा घुमा फिरा के देता है। आपको पढ़ना होता है डीपली समझते हुए। ठीक है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार बहुत आवश्यक है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सिलेबस के आधार पर सारी चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी, ताकि आप उसको एक बार समझ जाओ तो उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन है आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, आप सीधा वन लाइनर आप पढ़ रहे हैं, आप केवल MCQs देख रहे हैं। ठीक है, MCQ जो क्वेश्चन है इनको देख रहे हैं, इनको पढ़ रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं मिलता है।
ठीक है। लेकिन जो अधिकांश बच्चों की मानसिकता होती है, ठीक है, अधिकांश तैयारी करने वालों की मानसिकता होती है, हर किसी की यही रहती है कि वो केवल वन लाइनर पढ़ ले, ठीक है, या फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन देख ले, प्रैक्टिस सेट दे ले और सिलेक्शन हो जाए। मेरे भाई ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार बहुत अच्छे से डीपली सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप एक अच्छा स्कोर। देखो तुक्के से नौकरी मिल सकती है कभी कभी आपको, आपने कुछ वन लाइनर पढ़े, वही क्वेश्चन टपक गए, तो देखो वही क्वेश्चन पेपर में आ गए तो मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने अच्छा पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा आपको पढ़ना पड़ेगा, यदि आपको समझना है सारी चीज़ें तो डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डीपली कोई भी चीज़ यदि पढ़ाई जाती है उसको कोई भी मतलब इंटरेस्टेड नहीं रहता है उसमें। क्यों? क्योंकि मानसिकता हर किसी की यही हो चुकी है कि वन लाइनर पढ़ के ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को समझते हुए मेरे हिसाब से जितना मेरा अनुभव रहा है, आप लोगों को एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तभी आप हर किसी एग्जाम को निकाल पाएंगे। किसी एक एग्जाम, आपका कोई एक एग्जाम टारगेट नहीं रहेगा। यदि आप केवल सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ते हैं, ऐसे रटने वाली चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपका केवल एक ही एग्जाम टारगेट रहता है, उसके बाद सब चीज़ें आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप दोहराएं ना। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आगे आपको नौकरी निकालनी है, तो एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको कोई भी नहीं है जो बाहर करेगा। आप स्वयं से अच्छी मेहनत से अंदर जाओगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप एक बार इसको डीपली पूरा अच्छे से पढ़ें। क्योंकि यदि आप पटवारी का पेपर देखते, देखो पटवारी के पेपर में भी कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपकी समझ पर आधारित थी। पुलिस के पेपर में भी कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी समझ पर आधारित थी, ठीक है। जिसने समझा होगा वो आसानी से कर गया होगा, और जो नहीं समझ पाया वो नहीं कर पाया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से। तो जो प्रश्न है, हाल ही में भू धसाव के कारण उत्तराखंड का कौन सा ऐतिहासिक स्थल सुर्खियों में रहा है? तो कौन सा रहा है? जोशीमठ, ठीक है। तो हर कोई पेपर पढ़ता होगा, उम्मीद है काफ़ी आसान प्रश्न उसके लिए रहा होगा, ठीक है। तो जोशीमठ जो कि सुर्खियों में रहा है वर्तमान में, ठीक है। लगातार वहाँ पर भू धसाव के कारण दिक्कतें सामने आ रही हैं, ठीक है। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। कई सारे व्यवसायी, पर्यटन वाले प्रभावी हो चुके हैं, ठीक है, प्रभावित हो चुके हैं वहाँ पर। तो काफ़ी चर्चा का विषय है, ठीक है। और इसको आपदा घोषित, आपदाग्रस्त क्षेत्र भी घोषित किया जा चुका है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और सरकार भी अपने स्तर से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, साथ ही हाईकोर्ट के द्वारा भी मतलब विभिन्न कमेटियां बन चुकी हैं उसके बारे में रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी चाहिए पेपर से। अगला प्रश्न है, देखो राज्य में सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? चमोली में। यदि सर्वाधिक झीलें आपसे पूछा, जिला कौन सा है? चमोली। लेकिन यदि आपको झीलों की नगरी पूछता है तब कौन सा हो जाएगा? नैनीताल। यहाँ पर झीलों की नगरी है, झीलों की नगरी नैनीताल है, ठीक है। एक ही स्थान पर कई सारी झीलें आपको नैनीताल में मिल जाएंगी। लेकिन यदि चमोली जिले को देखते हो आप, वहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, ठीक है। नैनीताल से भी कई ज़्यादा झीलें चमोली में हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो चमोली सर्वाधिक झीलों वाला है, और एक ही स्थान पर बहुत सारी झीलें जो पर्यटन क्षेत्र है वो है नैनीताल, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखो हाल ही में केंद्रीय बाल कल्याण परिषद द्वारा उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो कि 2022 के लिए दिया गया, किसको दिया गया? नितिन रावत को, ठीक है, जो कि रुद्रप्रयाग का रहने वाले, रुद्रप्रयाग का, ठीक है, नितिन रावत को दिया गया है। गुलदार से अपने बड़े भाई की इसके द्वारा जान बचाई गई थी, ठीक है, तो इसके लिए नितिन रावत को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। तो क्वेश्चन आएगा, देखो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? केंद्रीय बाल कल्याण परिषद, ठीक है, इसलिए मेरे द्वारा यहाँ पर दिया गया ताकि आपका ये भी कवर हो जाए, ठीक है। तो किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्रीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में पवित्र स्थल गंगोत्री के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, एक बार इसको पढ़ते हैं। देखो, यह उत्तराखंड के 4 धामों में एक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यह दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है, इसको अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। यह भागीरथी के तट पर बसा हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और शीतकाल के लिए गंगोत्री मंदिर का प्रवास मुखवा ग्राम में होता है, ये भी सही है। तो गलत कथन कौन सा है? यह दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है। क्यों? देखो, यदि आप सबसे ऊंचाई पर स्थित धामों में देखते हैं, सबसे पहले आता है केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ, फिर आता है यमुनोत्री, ठीक है, फिर आता है बद्रीनाथ, और लास्ट में आता है गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री, ठीक है, इस क्रम में आते हैं। तो सबसे नीचे स्थित धाम कौन सा है? गंगोत्री धाम, ठीक है। उसके पश्चात बद्रीनाथ आता है, तब यमुनोत्री और तब केदारनाथ, ठीक है, ध्यान रखेगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है 95 है, कौन सा स्थल भागीरथी नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगोत्री भागीरथी नदी के तट पर है, ठीक है। गुप्तकाशी कहाँ है? ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है,
ठीक है, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में पड़ता है। और किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी के तट पर है गुप्तकाशी। जबकि हर्षिल और उत्तरकाशी दोनों कहाँ हैं? भागीरथी के तट पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 96 है। हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है? ये देखो प्रसून जोशी, ठीक है, प्रसून जोशी गीतकार, फिल्मकार, ठीक है, प्रसून जोशी, इनको उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 2022 में इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित नदी युग्मों में गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। तो इन नदी युग्मों में गलत युग्म देखना है। सरस्वती अलकनंदा की सहायक नदी, बिल्कुल सही है, ठीक है। वरुणा और भागीरथी, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो अगला है सोनगंगा और मंदाकिनी, ये भी सही है। गलत कौन सा है? लक्ष्मण गंगा और मंदाकिनी, ठीक है। लक्ष्मण गंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की, ठीक है, अलकनंदा की सहायक नदी है लक्ष्मण गंगा, ध्यान रखेगा। सरस्वती भी अलकनंदा के कहाँ पर मिलती है? केशव प्रयाग में, ठीक है। सरस्वती अलकनंदा की पहली सहायक नदी और माणा के समीप केशव प्रयाग में मिलती है, ठीक है। वरुणा नदी जो कि उत्तरकाशी और उत्तरकाशी है ना, जो वरुणा और भागीरथी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। वरुणावत पर्वत भी है वहाँ पर, और वरुणा नदी भी वहीं बहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोनगंगा सोनप्रयाग में मंदाकिनी से मिलते, ठीक है, सोनगंगा। और लक्ष्मण गंगा जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी की नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो उत्तराखंड में मध्य हिमालय के दक्षिणी ढाल पर मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मध्य हिमालय के दक्षिणी ढाल पर, ठीक है, मध्य हिमालय के दक्षिणी ढाल पर लगभग चर्चा हो रही है यहाँ पर 1500 से 2500 मीटर की हाइट पर, ठीक है, मीटर की ऊंचाई पर। तो इस ऊंचाई पर मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन, ठीक है, कोणधारी वन इस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, कोणधारी वन, ठीक है, कोणधारी। तो कोणधारी वनों का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है? चीड़, ठीक है। और आपने देखा भी होगा 17वीं वन रिपोर्ट में उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में 27%, कुल वनों में 27% वन चीड़ के वन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हिमालयन पाइन चीड़ इसको कहा जाता है, ठीक है। तो कोणधारी वनों में सर्वाधिक प्रमुख कौन सा है? चीड़। यदि आपसे यहाँ पर वृक्ष पूछता कि उत्तराखंड में मध्य हिमालय के दक्षिणी ढाल पर मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं, ठीक है, तो चीड़ के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर कोणधारी वन है, ठीक है, कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा हो गया? चीड़। तो किन प्रकार के वृक्षों की अधिकता देखने को मिलती है? चीड़ के वृक्षों की, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको क्लियर करना है। अभी परीक्षा वाणी की जो अगली क्लास आएगी उसमें उत्तराखंड के वन में आपको बताऊंगा, ठीक है, वनों के प्रकार सारे मैं समझाऊंगा आपको उसमें, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो देखना चाहिए वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, माणा दर्रा स्थित है। तो माणा दर्रा पूछा गया है किन के मध्य स्थित है, ठीक है। तो माणा दर्रा किस किस के मध्य? देखो चमोली उत्तरकाशी के मध्य तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, चमोली और तिब्बत के मध्य है माणा दर्रा, चमोली और तिब्बत के मध्य, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगला है आज का लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर विश्व स्तरीय कयाकिंग और कैनोइंग अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की गई है, ठीक है। कयाकिंग और कैनोइंग अकादमी ये किससे संबंधित होती है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है हमारे लिए, संबंधित किससे है? वाटर स्पोर्ट्स से, ठीक है। वाटर स्पोर्ट्स यानी कि जो पानी से संबंधित खेल होते हैं, ठीक है, जिनमें नाव इत्यादि से, ठीक है, नाविका दौड़ वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, उससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो सकती है? टिहरी झील में, ठीक है, लगातार वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स गेम्स होते रहते हैं, ठीक है। तो विश्व स्तरीय कयाकिंग और कैनोइंग अकादमी की घोषणा कहाँ पर की गई है? टिहरी में। कब की गई थी? आर.के. सिंह जो कि ऊर्जा मंत्री ने, ठीक है, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। कब? जब टिहरी में कयाकिंग और कैनोइंग, ठीक है, ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी 28 से 30 दिसंबर, ठीक है, 28 से 30 दिसंबर 2022 के दौरान ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी टिहरी में। तो इस दौरान घोषणा की गई थी, ठीक है, विश्व स्तरीय कयाकिंग और कैनोइंग अकादमी खोलने की घोषणा यहाँ पर की गई। तो कहाँ पर खोली जाएगी? टिहरी में खोली जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न और आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और साथ ही देखो दोस्तों, जो भी पटवारी के एग्जाम वाले हैं तैयार रहेगा परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट के लिए। और इसके अलावा देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, पेपर से पहले आप लोग सारे प्रैक्टिस सेटों को एक बार दोबारा से सॉल्व करें और अपना स्कोर जरूर जांचें, ठीक है, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें, आसान से क्वेश्चन है, हो सकता है आसान क्वेश्चन आपको फायदा दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग जरूर इनको प्रैक्टिस करिएगा। इस हफ्ते आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट दोबारा से प्रैक्टिस करिए और
दोबारा से अपना स्कोर जांचिए, क्या आप दोबारा से कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जरूर आप लोग देखकर जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके अगले पार्ट में, ठीक है। जल्दी मैं आपको इसका अगला पार्ट भी दे दूंगा, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।